हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो रिक्रूटमेंट आने वाली है इस साल जूनियर क्लर्क की, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, 2021 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था IBPS ने, और लास्ट में हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें अगर आपने +2 की हुई है और उसमें आपके 50% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, और आपकी एज जो है वो 18 टू 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो अभी हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। इसमें पहला सेक्शन होता है, पहला सेक्शन तो नहीं, पहला एग्ज़ाम जो होगा आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इंग्लिश के आपके 30 आएंगे और मैथ्स और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स की बात करें, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उतने ही मार्क्स रहेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 100 मार्क्स ही रहेंगे। लेकिन ड्यूरेशन में इसमें फ़र्क है, 20 मिनट आपको एक सेक्शन के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 मिनट सेक्शन आपको मिलेंगे इंग्लिश सेक्शन के लिए, फिर 20 मिनट और 20 मिनट आपको रीजनिंग और मैथ्स के लिए मिलेंगे, मतलब टोटल आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें स्क्रीन में लिखा है, जब आप एग्ज़ाम देंगे ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जैसे ही अगर फर्स्ट सेक्शन आपका लिखा हुआ है रीजनिंग, तो आपको रीजनिंग ही करना पड़ेगा। आप स्विच नहीं कर सकते उस टाइम कि नहीं मैं पहले मैथ्स करूँगा या फिर इंग्लिश करूँगा, ऐसा नहीं होता। जैसे अगर पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का है तो इंग्लिश ही करना पड़ेगा, अगर दूसरा सेक्शन मैथ्स लिखा होगा तो मैथ्स ही करना पड़ेगा। आप बीच में स्विच नहीं कर सकते। 20 मिनट बाद आपकी जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक अगले सेक्शन में चली जाएगी। अगर मान लो आपका पहला इंग्लिश का था, अब 20 मिनट हो गए हैं पूरे, तो अगली अगर एग्ज़ाम आपका अगला जो सेक्शन है वो मैथ्स है, तो ऑटोमेटिक 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो मैथ्स में ही चले जाएगा सेक्शन। वो ऐसा नहीं है कि आपको खुद क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक अगली स्क्रीन में स्विच हो जाएगी आपका एग्ज़ाम। और बाकी इसके बाद अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं इसके बाद, तो इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा मेंस का, जिसमें कि एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जनरल अवेयरनेस का। जैसे कि आप देख सकते हैं 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, IBPS ने ही कंडक्ट करवाया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो 15 मार्क्स वाला रूल, जो आपने ऐसे पहले सुना होगा, कि वो कैंसिल कर दिया। कि पहले होता था कि अगर आप अ, आपके पास एनसीसी का है या स्पोर्ट्स का है, या आपके पास कुछ कैटेगरी का, पंचायत का, ऐसा कोई एक एक नंबर मिलता था, आपने सुना होगा इस चीज़ के बारे में। तो अब वो रूल जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो अब जो एग्ज़ाम होगा वो आपका, जैसे पिछली बार आपका 85 मार्क्स का हुआ था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 170 थे, उसे हाफ कर दिया था। मतलब जनरल अवेयरनेस के जैसे आपके 50 क्वेश्चन थे, तो वो 25 मार्क्स का मतलब हाफ कर दिया था। तो अब ऐसा नहीं है, अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200 और मार्क्स का भी होगा 100। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से रीजनिंग को 50 बना देंगे, मैथ्स को भी 50 बना देंगे और इंग्लिश को भी 50 बना देंगे। ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से, बाकी थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है शायद। लेकिन इसमें आप जैसे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में 25%, मतलब कि 1/4 ऑफ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस आपके हिमाचल से लेंगे। ये हिस्ट्री भी हो सकती है, ज्योग्राफी हो भी हो सकती है, करंट अफेयर्स, कुछ भी हो सकता है ये। लास्ट टाइम जब 2021 में एग्ज़ाम हुआ था तो हिस्ट्री के इतने भी क्वेश्चंस नहीं आए थे, मतलब करंट थे और थोड़ा स्टैटिक था। हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आए थे, जैसे कि आप एग्जैक्ट मतलब मान लो कि हाँ ये युद्ध कब हुआ था, ऐसा हिमाचल में, ऐसा कुछ ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं आए थे उसमें। तो इस बार मेरे ख्याल से ये मार्क्स जो हैं वो 100 हो जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हो जाएंगे, मतलब ये हाफ करेंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाएंगे ये। सो अब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं 4 सेक्शन के बारे में, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करूँगा। इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें 5 से 10 क्वेश्चंस आपके प्री के एग्ज़ाम में आते हैं, और एरर स्पॉटिंग। ये 2 सेक्शन है जिसका ज़्यादा वेटेज रहता है। एरर स्पॉटिंग के कम से कम आप 5 से 7 क्वेश्चंस आप एक प्री के एग्ज़ाम में रख सकते हैं इसे, और बाकी भी इसके जो बाकी रहे क्लोज टेस्ट, इसके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी पैराग्राफ कंप्लीशन, इसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे मेन फोकस आप इन चीज़ों में रखें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग। अगर आपका एरर स्पॉटिंग में अगर आपकी कमांड है तो आप इजी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट भी आपका काफ़ी आराम से हो सकता है। बाकी रही रीजनिंग की बात, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का मेन उसमें ये रहता है कि इसमें मैक्सिमम 4 से 5 पजल्स आपकी आती हैं, और एक पजल में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपकी एक पजल बन गई तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। और इसमें बाकी आपके इसमें सिलॉग्स आते हैं,
कोडिंग डिकोडिंग भी आती है इसकी, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं इसके आपके प्री के एग्ज़ाम में भी और मेंस के एग्ज़ाम में, और डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी होंगे। कोडेड इनक्वलिटीज़ ये नहीं होती, ये मेंस में आपके एग्ज़ाम में आएगा। मैं इस ये सारा जो एग्ज़ाम है, ये जो आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ये आपका प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये पर्टिकुलर आपको प्री के लिए बता रहा हूँ, मेंस के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये आपका प्री से मेंस तक जाएगा ये सारा सिलेबस। और रही क्वांट की बारी बारी, इसमें सिम्प्लीफिकेशंस के कम से कम अगर अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते ही आते हैं प्री के एग्जाम में, इसकी इसका वेटेज रहेगा कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इसके सिम्प्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आएंगे आपके। और डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसके भी 2-3 डाटा इंटरप्रिटेशन होते हैं, तो 5 से 10 क्वेश्चन इसके आप रखें। 2 डीआईज आएंगी, 1 से 2 डीआई आती ही आती हैं, तो उसके कम से कम 10 क्वेश्चन आप रख सकते हैं। बाकी रही पार्टनरशिप पे, आपके अर्थमेटिक में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सड एलिगेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें एक नंबर सीरीज भी होती है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं 5 से, आजकल एक नई, आजकल तो नहीं, काफ़ी टाइम से 3 सालों से एक वो चीज़ आ रही है, रॉन्ग नंबर सीरीज। पहले होता था कि मिसिंग नंबर सीरीज होती है, अब रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही। तो अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ आ रही है, मिसिंग नंबर सीरीज़, तो करिए। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ रही है तो आप उसे लास्ट में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम की वजह से आपको दूसरे क्वेश्चंस ना रह जाएँ, तो आप इसे रॉन्ग नंबर सीरीज़ आती है तो उसे आप लास्ट में करिए। बाकी रहे करंट अफेयर्स की बात, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है कि पहले आता था 6 महीनों का, पर काफ़ी टाइम से ऐसा आ रहा है कि लास्ट के 4 महीने रह रहे हैं, उसमें काफ़ी ये करंट अफेयर्स कवर कर रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि इसमें इस हिमाचल प्रदेश स्टेट का भी आएगा, उसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसके भी क्वेश्चंस कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसे भी आप में तैयारी करते रहिए। हिमाचल के बेशक आपने अगर बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं हिमाचल गवर्नमेंट के, अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं साथ में आप, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा साथ में टाइम देते रहें। ऐसा नहीं है आपको पर्टिकुलर काफ़ी टाइम देना है हिमाचल के लिए, आप स्पेसिफिक इन चीज़ों के लिए टाइम दीजिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो आपका ठीक रहेगा। अभी हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्री में जनरल की कट ऑफ की थी 89.25 आउट ऑफ 100, तो आप देख सकते हैं काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी उस टाइम, क्योंकि पेपर बिल्कुल ही इजी आया था। एक स्टूडेंट के मार्क्स से आउट ऑफ 100 98 मार्क्स थे उसके। ईडब्ल्यूएस की 82 गई थी, और एससी की 79.25, और एसटी की 83। अब इसमें मैं मेंस में बताना चाहता हूँ 85 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट टाइम 85 के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 62.14 जनरल की गई थी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की गई थी 53, और एससी की 50, और एसटी की 52। तो अब तो जैसे कि वो 15 मार्क्स वाला रूल हट गया है, जो डॉक्यूमेंटेशन में आपको 1 नंबर 2 नंबर आपके किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए मिलते थे, वो तो हट गया, तो अब आउट ऑफ 100 ही कट ऑफ जाएगी। तो एग्ज़ाम इसमें काफ़ी ईज़ी आता है। अगर आप देख सकते हैं कि कट ऑफ हाई जा रही है, तो एग्ज़ाम काफ़ी ईज़ी आएगा। तो अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप इज़िली आप प्री और मेंस आराम से निकाल सकते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे, क्या सैलरी रहती है एक जूनियर क्लर्क की कोऑपरेटिव बैंक में। तो ग्रॉस सैलरी की बात की जाए तो इसमें अराउंड 40,000 प्लस 40,000 टू 41,000 के अराउंड इसकी सैलरी रहती है, ग्रॉस सैलरी। और नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी आपकी आफ्टर डिडक्शन पीएफ कट के और पेंशन का भी कटता है, तो उसके बाद आपकी सैलरी अराउंड 32,000 अराउंड आपकी इन हैंड आपके पास आएगी। अलाउंसेस के बारे में बात करें तो अलाउंसेस कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, अगर आप दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक के तरफ देखेंगे तो उसमें काफ़ी अलाउंसेस हैं। इस कोऑपरेटिव बैंक में अलाउंसेस में ही फ़र्क है सर, क्योंकि अलाउंसेस ये कुछ ज़्यादा देते नहीं हैं, बस 1-2 एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि कैपिटल अलाउंस हो गया। ट्रैवल अलाउंस भी कुछ इनका ख़ास नहीं है, बस नॉर्मल सा ही है, ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी कुछ डिफरेंस हो जाएगा कि बाकी जो नॉर्मल सिटीज़ में रहते हैं और ट्रैवल अलाउंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। तो बस यही है कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, जो जितनी डिटेल्स मैं आपको बता सकता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू।